चलिए, जो लोग नहीं बताए हैं वो लोग कल ज्वाइन होते ही शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन का हमने लास्ट प्रोसेस छोड़ दिया था, मतलब बच गया था। चलिए पढ़ लेते हैं। तो 3 माइक्रोन्यूक्लियाई इन ईच डीजनरेट। जो 3 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, मतलब वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। इससे स्मॉल माइग्रेटरी होती है, जिससे जो मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। प्रोन्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस पहले बना था, यानी इस 3 में से जो सबसे फर्स्ट बना था, वो प्रोन्यूक्लियस जो है क्या करता है, स्मॉल माइग्रेट करता है। देन लार्ज स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। फिर जो फीमेल का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता जाता है। देन रिमेइंग द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग अनइक्वली बाय द मियोसिस एक्सचेंज ऑफ स्मॉल। इस पे क्या होगा कि अब इसमें एक प्रोसेस होगी जिसकी वजह से ये दोनों अपने अपने न्यूक्लियस एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। देन क्या होगा कि ये एक डिवाइडेशन करते हैं मियोसिस के जरिए। जैसे मियोसिस होता है, मियोसिस सेल डिवाइड करता है, तो ये करेंगे अनइक्वली बाय द मियोसिस एक्सचेंज ऑफ स्मॉल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियाई। ये अपने प्रोन्यूक्लियस को माइग्रेशन के द्वारा या माइग्रेशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू इसके थ्रू क्या करेंगे, अपने माइग्रेशन सॉरी अपने न्यूक्लियस को, प्रोन्यूक्लियस को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी न्यूक्लियस बने वो सब मिलकर क्या बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर ये कहलाता है साइन कैरियन। साइन कैरियन, ठीक है, ये वाला देखो। अब देखो नेक्स्ट स्टेज कि न्यूक्लियस इन ईच एक्सोकॉन्जुगेट एंड यूनिट टू फॉर्म सिनकैरियन। क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ईच एक्सो कॉन्जुगेट, एक्सो का मतलब बाहर और कॉन्जुगेट मतलब मिल जाना। देखो, अब इस बॉडी ने एक दूसरे की बॉडी को छोड़ दिया और ये बॉडी क्या हुई, अलग हो गई। अलग हो गई तो मतलब कि ये बाहर हो गया। अब दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस है। एक एक न्यूक्लियस होने के बाद सैनकैरियन बनने लगा। सैनकैरियन बनने लगा, देन न्यूक्लियर ईच एक्सो कॉन्जुगेट यूनिट टू फॉर्म ऑफ सिंक्रियन। सिंक्रियन मतलब कि न्यूक्लियस का एक दूसरे से जुड़कर एक बन जाना। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जितने भी पैरासाइट्स हुए, जितने भी बैक्टीरिया हुए, वो प्लाज्मोगामी के अकॉर्डिंग बार बार डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होने के बाद वो क्या करते हैं, एक बच जाते हैं। और इस तरह से वो अपने सेल को, यानी प्लाज्मोगामी के थ्रू 4 सेल से फिर एक सेल बना लेते हैं। यहाँ पर ठीक वैसे ही प्रोसेस हुआ है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस का प्रोसेस हुआ है जिसको बोलेंगे सिंक्रियन। ठीक है, क्रियन दैट मीन्स सेल, और सिंक्रियन दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बॉडी का या न्यूक्लियस के पार्ट का जो डिवाइडेशन मियोसिस के थ्रू होना। अब देखो, ये 3 फॉर्म दिख रहे हैं आपको, ये 3 ना, ये 3 में देखो कि जाइगोट न्यूक्लियस इन ईच एक्सो conjugate divided 3 times of produce 8 daughter nuclei। अब इन दोनों में एक एक न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन के थ्रू इसने क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट न्यूक्लियस इन ईच एक्सो कॉन्जुगेट, ईच कॉन्जुगेट दैट मीन्स कि अब ये न्यूक्लियस के थ्रू सेल डिवीजन कर रहा है, तो जाइगोट फॉर्म होने लगेगा। अब ये जाइगोट फॉर्म होगा जिससे कि एक सेल, जो डॉटर सेल होगी, वो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे, क्योंकि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब ये 2 न्यूक्लियस 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से वो अपने सारे डॉटर सेल को बढ़ाते जाएगा, जिससे हर सेल के अंदर 2-2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। अब ये क्या होगा, लास्ट स्टेज देखो।
अभी लास्ट स्टेज देखो, लास्ट स्टेज में क्या होता है कि आपको दिख रहा है दिस डिफरेंशिएट इनटू 4 माइक्रो एंड 4 मेगा न्यूक्लियो, 3 माइक्रोनियल डिसअपियर, जिसके थ्रू अभी तक के जितने भी न्यूक्लियस बने उसमें से कितने डिसअपियर हुए, 3। ठीक है, और इसने क्या किया, जब सेल डिवीजन किया तो डिसअपियर कितने हुए, 3। 3 डिसअपियर होकर दूसरे सेल में चले गए, क्योंकि देखो अगर ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो वो अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करते हैं, और ये न्यूक्लियस ट्रांसफिक्शन तब तक होता रहता है जब तक कोई मेच्योर बॉडी नहीं बन जाती। अब एक सेल से दूसरे सेल तक की जो बॉडी न्यूक्लियस ट्रांसफर करती जाएगी वो क्या करती जाएगी, डिसअपियर होती जाएगी, और ये डिसअपियर बनता चला जाएगा दूसरी बॉडी में, फिर तीसरी बॉडी बनेगी, फिर डिसअपियर होगी, फिर चौथी बॉडी बनेगी, फिर डिसअपियर होगी। इस तरह से पैरामीशियम जो होता है डिवाइड करता रहता है ट्वाइसली एंड विद द डिवीजन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Many organisms of protozoans are parasite means of the nutrition that they depend on the other organism host, and they are disease causing parasite। देखो, जब इसे डिजीज फॉर्म करना होता है या डिजीज फैलाना होता है तब क्या करता है ये, तब ये अपने होस्ट सेल को डिजीज करने के लिए अपने पैरासाइट को भेज देता है, क्योंकि जैसे अभी मलेरिया पैरासाइट ने क्या किया, हमारी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए पैरासाइट बनाया, किसकी बॉडी ली उसने, एनाफ्लेस की। अब ये एनाफ्लेस प्लाज्मोडियम किया, प्लाज्मोडियम से वो पैरासाइट बना, पैरासाइट क्या किया, हमारी बॉडी में बहुत सारा घर बनाया, लिवर सेल में, आरबीसीज में, फिर जाइगोट बनाया। इस तरह से उसने क्या किया, हमारी बॉडी को घर बनाकर हमारी बॉडी में रहने लग गया। दूसरी चीज कि किसी भी होस्ट सेल में वो तभी घर बना पाता है जब वो उसके न्यूट्रिशन को ले सकता है, जब वो वहां के न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट कर सकता है, और फिर उस न्यूट्रिशन के थ्रू वो अपने आप को बढ़ा सकता है। तो जब डिजीज कॉज करता है कोई भी प्रोटोजोआ तो वो उसके न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी की बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेता है और उसे लगता है कि ये न्यूट्रिशन मेरे लायक है, जहाँ पर मैं अपने आप को जमा सकता हूँ, तो वो वहां पर ग्रो कर सकता है, क्योंकि किसी की बॉडी क्या होती है, इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे लड़ सकती है, और किसी की बॉडी उससे नहीं लड़ सकती है। जो उससे नहीं लड़ सकती उस पर वो क्या करेगा, अटैक बाय अटैक करेगा, बार बार अटैक करेगा, और फिर वहां पर वो असर बना देगा। तो डिपेंड करती है उस चीज के लिए। In all the classes of protozoa include the parasite members, but type of organisms covered by pellicle which protect them from the enzyme which is synthesized by host. The life cycle is parasite is completely in a two organisms in which one of them is work is vector। देखो, मलेरिया पैरासाइट क्या हुआ, मलेरिया पैरासाइट को बढ़ने के लिए किसी न किसी घर की किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, तो वही क्या कहलाता है, वेक्टर। क्या कहलाता है, वेक्टर। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया डेफिनेशन आज का। चलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ज्यादा बड़ा नहीं है, फंगस। फंगस को आप कैसे जानते हो, आपने फंगस को देखा है? यस मैम। कहाँ देखा है? मैम मशरूम में। मशरूम में, ओके। और कहाँ देखा है? मैम यीस्ट। ईस्ट में। और मतलब पर्टिकुलर जगह बताओ, कहाँ ज्यादा ग्रो करते देखा है आपने फंगस को? मैम जैसे लकड़ी वकड़ी के ऊपर। लकड़ी के ऊपर, ओके। और
अचार नहीं जानते आप लोग? यस मैम। अचार में भी तो फंगस आता है। अच्छा, आपके घर पे टमाटो सॉस की बोतल होगी? होगी टमाटो सॉस की बोतल? यस मैम। करते हो? हाँ, तो आप लोग देखना, जब भी हम टमाटो सॉस की ढक्कन को, उसके बोतल के ढक्कन को ठीक से नहीं लगाते, तो आसपास कुछ या तो ब्लैक स्पॉट सा आ जाता है या व्हाइट स्पॉट सा आ जाता है। देखा है कभी? Yes, ma'am. Yes, आता है ma'am. ना? हाँ, तो ये क्या होते हैं? फंगस होते हैं बेटा। ठीक है, ये हमेशा किन चीजों पे अटैक करते हैं? जहाँ पर इनको कुछ जूसी फैक्टर मिल सके। जूसी फैक्टर मीन्स जहाँ से वो उसके मॉइस्चर को ले सके। जहाँ पे इनको लगेगा कि मॉइस्चर है बाबा, बहुत अच्छा घर है हमारे लिए, तो वहीं पर अटैक करते हैं। बाय वाइंड, बाय किसी के थ्रू, जैसे किसी के हैंड में आ गया तो उससे ट्रांसफर हो सकते हैं, किसी वाइंड के थ्रू हो सकते हैं, एयर पॉल्यूटेड है तो हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे घर को या आसपास के प्लेस को अगर हम साफ सफाई नहीं करते हैं, या वो बहुत दिन तक वैसे के वैसे पड़े होते हैं। जैसे आप क्या करो, आप आज कुछ खाना वाना खा लो और थाली वाली मत धो, और उसके बाद फिर आप 3-4 दिन बाद घर आओ, फिर आप देखोगे कि उस प्लेट के आसपास आपको पूरा वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक स्पॉट फंगस दिखेगा। एटमॉस्फेरिक चीज को लेकर, या अगर एटमॉस्फेयर में नहीं है वो चीज, तो वो उस चीज पर अटैक करते हैं जहां पर वो चीज ज्यादा दिन तक या तो खुली पड़ी रहती है, या उसे हम नहीं धोते हैं, या वैसे की वैसी वो पड़ी रहती है, तो वो अटैक कर देते हैं। अगर आप अचार के भी ढक्कन को ठीक से क्लोज नहीं करते हो, ठीक से बंद नहीं करते हो, तो उसमें फंगस ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, फंगस fungus is have been given the status of one kingdom, which is included all eukaryotic। यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, लिखते जाओ। फंगस क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल बनाने वाले। ए क्लोरोफाइलस एंड नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए ए जो क्लोरोफिलस है, मतलब कि जहाँ भी ये स्टेट ऑफ मतलब जहाँ भी ये रहेंगे, वहाँ के प्लेस को, वहाँ के मॉइस्चर को ले लेते हैं। तो मॉइस्चर को जब लेते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू या क्लोरोफिल के थ्रू बना सकते हैं। बट ये लिखा है ए क्लोरोफिलस, कहने का मतलब है कि वो उसके न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो न्यूट्रिशन से वो क्लोरोफिल्स बनाते हैं। द बॉडी ऑफ फंगस इज थैलस, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट। इनका रूट नहीं होता है, ये थैलस के थ्रू थैलस बनाते हैं, जिसके थ्रू ये अपने आप को जमाते जाते हैं। स्टेम एंड लीव्स अकॉर्डिंग टू टूटली 1984 को किसने खोजा था? टूटली ने। फंगस या फंजाई इंक्लूडेड 5,100 class and 50,000 species. Organisms in this group are parasites or sporophyte. The study of fungus is known as mycology. इसका ग्रीक वर्ड कह सकते हैं माइकेज। क्या कहते हैं? माइकेज, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है बेटा कि जो, अब जैसे आपको पता है कि माइक्रो मतलब क्या होता है एंड मैक्रो मतलब क्या होता है, लेकिन माइकोलॉजी एक स्टडी ऐसा है जिसपे हम फंगस को ही स्टडी करते हैं, सिर्फ फंगस को, जिसपे आपका ग्रीक वर्ड ये बोल रहा है कि मशरूम्स या डिस्कोर्स। मशरूम्स मशरूम्स फंगस की तरह दिखाई देते हैं। वो मशरूम्स हमको दिख रहे होते हैं, जैसे अभी आप देखोगे बारिश में जो मशरूम्स आते हैं व्हाइट कलर के, वो भी एक फंगस की क्लास है, पर वो हमको दिख रहे हैं, वो बड़े लार्ज साइज के। जो फंगस होते हैं
वो भी काफी हद तक मशरूम की तरह स्ट्रक्चर में होते हैं, बट वो इस तरह से फैल जाते हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। कई बार उनका एक एक स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। Their body consists of this branch. They are like the structure called the hyphae, and the many hyphae join together to form a network like a structure called as mycelium. Mycelium hyphae ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। हाइफी स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे कि ब्रेड का बंडल देखियो ना, ब्रेड में, हाँ ब्रेड पे तो फंगस आता है, जानते हो ब्रेड में आता है फंगस, कैसे दिखाई देता है? ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखता है। छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, हम्म। ma'am. तो हाइफी जॉइन टुगेदर है नेटवर्क। अगर आपके पास अभी तो स्कूल खुला नहीं है, आप लोग का जब स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोग को कभी ना कभी दिखाऊंगी कि फंगस ग्रोथ कैसे करते हैं। आप क्या करना, ब्रेड लेना, ब्रेड को कम से कम 2 to 3 डेज ऐसे खुले में रख देना, फिर उसको आप पॉलीथीन विद द हेल्पफुल ऑफ, मतलब कि पॉलीथीन की हेल्प से उसको अपने पास रखना, उसको कवर करना और फिर यहाँ लाना। फिर मैं आपको अम, फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, किसमें दिखाऊंगी, स्लाइड से करके दिखाऊंगी कि कैसे फंगस ग्रोथ करते हैं। ठीक है, चलिए टाइम हो गया बेटा आज का, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. फंगस को पढ़ के आना सब लोग। Yes, ma'am.